अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं मुबश्शिर हाशमी। नाज़रीन, MQM और नून लीग ने आज मुश्तरका इंतखाबी हिकमत अमली पर इत्तफाक करते हुए मिलकर इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया है। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में MQM के वफ़द ने आज रायवंट में मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ से मुलाकात की। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा कि 1.5 साल कबल MQM से सियासी इत्तेहाद हुआ, तभी आज वाला इत्तेहाद तय पा गया था। 8 फरवरी का इलेक्शन रवादारी के माहौल में लड़ने जा रहे हैं। इस मौके पर फारूक सत्तार ने भी गुफ्तगू की और उनका कहना था कि मुल्क के तमाम मसाइल का हल किसी एक जमात के पास नहीं है। कौमी मईशत की बात हो या कौमी सियासत की, कराची का किरदार अहम है। मुस्तफ़ा कमाल ने भी गुफ्तगू की और कहा कि 2013 में कराची की 20 में से 17 नशिस्तें MQM ने जीती थी। हम 2013 वाली अपनी पोजीशन पर वापस जाएंगे। इसके बाद गोटकी में जलसे से खिताब में आसिफ अली जरदारी ने जो गुफ्तगू की वो भी आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि जो हमारे मुखालिफ इलेक्शन में आ रहे हैं वो आएँ, खड़े हों, उनका खैर मकदम करते हैं। जमहूरियत होगी, मुकाबले की फ़ज़ा होगी तो ही बेहतरीन नतीजा सामने आएगा। हम किसी को मना नहीं करते, सबको कहते हैं कि अपनी सियासत करें। सवाल अपने पैनल के सामने आज ये रखेंगे कि नून लीग और MQM के इंतखाबी इत्तेहाद से किसका फ़ायदा, किसका नुकसान है। हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी तज़ियाकार सलीम साफ़ी साहब, मज़हर अब्बास साहब, इरशाद भट्टी साहब, एजाज सैयद साहब। आपसे आगाज़ करेंगे डिस्कशन का। मज़हर अब्बास साहब, क्या लगता है आपको, नून लीग और MQM का जो ये इंतखाबी इत्तेहाद हुआ है, इसका फ़ायदा किसको होगा? जी, इसका फ़ायदा पीपल्स पार्टी को होगा। देखिए, जो सिंध की एक ख़ास सियासत है और एक ख़ास माहौल में सियासत रही है। ये पहला इत्तेहाद नहीं है, जिस तरह वो ख़ुद भी कहते रहे हैं। लेकिन इस इत्तेहाद का अंजाम क्या होता है या माजी में क्या हुआ है, वो भी हमें सामने रखना चाहिए। तो किस तरह ये इत्तेहाद माजी के इत्तेहादों से मुख्तलिफ होगा, ये भी देखना है। लेकिन इत्तेहाद के माने फिर मैं ये समझ रहा हूँ कि कोई एक इलेक्शन सिंबल के तहत इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। ये लड़ेंगे अपने अपने ही प्लेटफॉर्म से। जिस तरह कल भी हमने ये बात की थी कि सीट एडजस्टमेंट नज़र आती है। एक इंतखाबी निशान के तहत साथ इलेक्शन लड़ता हुआ नज़र नहीं आ रहा मुझे, कम से कम। लेकिन अगर आप देखें कि कराची में जो 4 मेजर ऑपरेशंस हुए हैं, उनमें से 3 ऑपरेशंस जो हैं वो मुस्लिम लीग नून के अदवार में हुए हैं। 92 का ऑपरेशन उठा लें, 98 में जब गवर्नर राज लगा था वो उठा लें, और 2013 का उठा लें ऑपरेशन। एक ऑपरेशन पीपल्स पार्टी के दौर में हुआ था 94 में। तो एक लव एंड हेट रिलेशनशिप रही है। दिलचस्प बात यह कि पीपल्स पार्टी और MQM का भी यही पास्ट रहा है, इस तरह का रहा है। लेकिन जो फ़र्क है वो ये है कि कराची की पॉलिटिक्स की डायनामिक्स अब बड़ी मुख्तलिफ हो गई हैं। हमने 2013 में इसकी पहली झलक देखी थी, जब उससे पहले तो MQM तकरीबन डोमिनेट करती थी। 2013 में भी उन्होंने, जिस तरह मुस्तफ़ा कमाल साहब ने भी बात की, 2013 में भी उन्होंने तकरीबन कराची स्वीप कर लिया था। लेकिन फिर MQM के अंदर के इख्तलाफात जो सामने आए और उसके बाद 22 अगस्त वाला जो वाक़या सामने आया, उसके बाद MQM पाकिस्तान और MQM बिल्कुल बिखर सी गई। और MQM के अंदर से ही एक MQM खड़ी हुई, MQM पाकिस्तान। और आज की जो पॉलिटिक्स है, 2018 का जो डायनामिक्स थी, उसमें TLP एक बड़ा फैक्टर बन के उभरी थी और TLP ने MQM का वोट बड़ी हद तक काटा था। फिर उसके बाद हमें नज़र आया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2013 में पहला MQM को झटका दिया था, जब यहाँ से कोई उनको 8 लाख के करीब वोट पड़े थे। और फिर 2018 के जो इलेक्शंस की रिजल्ट्स हैं, उस पर बिल्कुल बहुत सवालिया निशान है कि वो MQM की बहुत सी सीटें जो हैं वो दे दी गई, PTI को दे दी गई। आज जो इस वक्त सूरत हाल है, उस वक्त MQM अपने लिए स्ट्रगल कर रही है और मुस्लिम लीग नून का सिंध में वोट ज़रूर मौजूद है, लेकिन मुस्लिम लीग नून की ऑर्गेनाइजेशन सिंध में मौजूद नहीं है। अब ये कि कराची में अगर जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से शहबाज शरीफ लड़े थे, उस कॉन्स्टिट्यूंसी में MQM का बहुत ज़्यादा वोट नहीं है, तो MQM उन्हें सपोर्ट कर लेगी। जिन कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में मुस्लिम लीग नून, या जिस तरह हम कहते हैं कि जनरली जो इनकी एथनिक डिवाइड है, वो ये है कि MQM को उर्दू स्पीकिंग का बड़ी हद तक वोट पड़ता है
और इसी तरीके से जो पंजाब में सिंध के अंदर पंजाब के सेटलर्स हैं उनका वोट मुस्लिम लीग को पड़ता है, लेकिन मुस्लिम लीग एज ए तंजीम क्योंकि उस तरह मजबूत नहीं रही। तो पीपल्स पार्टी को जब इस तरह का कोई इत्तेहाद होता है तो उसकी एक ख़ास डायनेमिक्स में पीपल्स पार्टी उसे अपने हक़ में इस्तेमाल करती है, न सिर्फ रूरल सिंध में बल्कि इवन यहाँ भी कराची हैदराबाद में भी। तो ये जो पर्टिकुलरली किस जमात का फ़ायदा होगा नून लीग और एमक्यूएम में से, और किस जमात का नुकसान होगा नून लीग और एमक्यूएम में से? आपने पीपल्स पार्टी की बात की। मुबश्शिर, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि पीपल्स पार्टी को इसका सियासी तौर पे फ़ायदा होगा, लेकिन असल फैक्टर क्या है? असल फैक्टर है पीटीआई। पीटीआई अगर पूरी मुतहर्रिक नज़र आई हमें इस इलेक्शन में, और तो फिर पीटीआई का जो वोट है वो मुस्लिम लीग नून का वोट भी पीटीआई में गया है और एमक्यूएम का वोट भी पीटीआई में गया है। तो ये जो अलायंस बनेगा, एक तरफ मुस्लिम लीग नून एमक्यूएम, एक तरफ पीपल्स पार्टी होगी और बीच में होगी पीटीआई। अगर पीटीआई फुल स्ट्रेंथ में आती है तो 2018 वाली सिचुएशंस ना भी हो, लेकिन ये पूरा जो 22 सीटें हैं ये डिवाइडेड होंगी और उसमें पीटीआई का वोटर अगर बड़ी तादाद में निकला तो पीटीआई जो है वो बहुत अहम फैक्टर के तौर पे सामने आएगी। लेकिन एमक्यूएम की सिचुएशन मादी के मुकाबले में इम्प्रूव होगी। पीपल्स पार्टी टारगेट कर रही है खास डिलिमिटेशंस के कॉन्टेक्स्ट में 7 से 8 सीटें पीपल्स पार्टी वो कर रही है। तो हमें देखना होगा कि रूरल सिंध में इस इत्तेहाद का क्या फ़ायदा होगा, अर्बन सिंध में, क्योंकि यहाँ की पॉलिटिक्स इसी तरह डिवाइड होती है। भट्टी साहब, आपको क्या लगता है, नून लीग और एमक्यूएम ने जो आज इंतखाबी इत्तेहाद का ऐलान किया है, आपके ख्याल में इसका फ़ायदा किस जमात को होगा और किस जमात को इस इत्तेहाद का नुकसान होगा? देखिए, पहले जनाब स्पीकर निसाबी किताबी जो सवाल है आपका, उसका जवाब दे दूं कि फ़ायदा डेफिनेटली मुस्लिम लीग नून को, फ़ायदा डेफिनेटली एमक्यूएम को, नुकसान पीपल्स पार्टी को। ये तो ऐसे लग रहा है जनाब स्पीकर जैसे सब कुछ पहले तय था, ये मुलाकात बस एक रस्मी कार्रवाई थी और ये कराची से लाहौर आकर सिर्फ मिलना था, बाकी सब कुछ तय हो चुका था। ये तो ऐसे लग रहा है जनाब स्पीकर जैसे अब जीडीए भी शायद इस इत्तेहाद में आ जाए। ये तो ऐसे लग रहा है जनाब स्पीकर जैसे मुस्लिम लीग इक़्तिदार में आ रही है, जो कि आ रही है, और मेरे महबूब कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ खुद वज़ीर आज़म बने या किसी को बनवाएं तो उसकी जो चंद रस्मी कार्रवाइयाँ हैं वो पूरी हो रही हैं। ये तो ऐसे लग रहा है जनाब स्पीकर जैसे सिंध में अब पीपल्स पार्टी को टफ टाइम मिलने वाला है। ये तो ऐसे लग रहा है जनाब स्पीकर जैसे बिलावल के वजारत उज़्मा के जो ख्वाब हैं वो बिखर गए हैं। ये तो ऐसे लग रहा है जैसे जनाब स्पीकर जैसे पाकिस्तान की फार्मूला रेस के चैम्पियन जरदारी साहब इस मर्तबा हार रहे हैं, कोई फार्मूला उनका काम नहीं कर रहा। और ये तो ऐसे लग रहा है जनाब स्पीकर जैसे अगले सेटअप में पीपल्स पार्टी पिछली सीटों पर होगी। जनाब स्पीकर, कराची को कूड़ा करकट का ढेर बनाने वाले, कराची को मक्खियों मच्छरों का शहर बनाने वाले, कराची को नामालूम कब्रों का कब्रिस्तान बनाने वाले, कराची को अगवा तावान भत्ताखोरी गैंगवार का मरकज़ बनाने वाले और कराची पर राज करने और कराची को कुछ ना देने वाले एमक्यूएम जो इस बड़ी हिस्सेदार है 3 दहाइयों के इक़्तिदार में, अब मुस्लिम लीग से जा मिली है। एमक्यूएम जनाब स्पीकर याद रखना चाहिए, ज़लज़ला जब आता है तो उड़ने वाले पहले परिंदे होते हैं ये। और इमरान खान का दौरे हुकूमत आप याद करें तो आपको याद आ जाएगा। और बहार की जब आमद हो किसी जमात पर तो ये उससे उस बाग में जाने वाले पहले परिंदे होते हैं। पीपल्स पार्टी, नून लीग, तहरीक इंसाफ, काफ लीग, परवेज़ मुशर्रफ, कौन है जो एमक्यूएम जिसका इत्तेहादी नहीं रहा? बल्कि एक लतीफ़ा हुआ था 2002 में, डॉक्टर फारूक सत्तार साहब एक दिन 9-0 पर पीपल्स पार्टी पैट्रियाट के उम्मीदवार अमीन फ़हीम की हिमायत का अंदिया दे रहे थे और 2 दिन बाद वो एमक्यूएम मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली के हिमायत का ऐलान कर दिया।
जनाब स्पीकर, MQM कभी नहीं बदली। लोग कहते हैं ना, बहुत कहते हैं कि MQM बदल जाती है, हर लम्हे बदल जाती है, गिरगिट की तरह रंग बदल जाती है। नहीं, MQM नहीं बदलती। इक़्तिदार में आने वाली पार्टियां बदल जाती हैं, MQM वही होती है। MQM उसके साथ होती है जो इक़्तिदार में आती है। अब इक़्तिदार में हर रोज़ पार्टी बदल जाती है, लिहाजा MQM को बदलने पर दोष ना दें। जनाब स्पीकर, ये अगले सेटअप के अमली तौर पर, वैसे तो जब एवन फील्ड से निकले थे लेवल प्लेइंग फील्ड लेकर मेरे महबूब कायद, तो सब कुछ तय हो गया था, पता चल गया था। लेकिन अगले सेटअप के लिए अमली तौर पर ये पहला कदम है, और इसके बाद अभी अगले चंद दिन में देखिए बहुत कुछ और होगा, बहुत कुछ और होने जा रहा है। आप कह रहे हैं कि बहुत कुछ होने वाला है। इस इंतखाबी इत्तेहाद के बाद मजीद क्या एक्सपेक्ट करें, क्या कुछ होने वाला है? क्या कोई मजीद भी इंतखाबी इत्तेहाद होंगे? जी जनाब स्पीकर, आज जो खबरें चल रही थी तहरीक इंसाफ के कैंप में, पीपल्स पार्टी कोई बैकडोर तहरीक इंसाफ से राब्तों में है, और बहुत सारा अभी चीज़ें आगे आके देखते हैं। पीपल्स पार्टी, मेरा ख्याल है ये बारगेनिंग चिप के लिए जब भी कोई पार्टी जाती है वो तहरीक इंसाफ की हिमायत करती है आज के हालात में, तो ऐसा लगता है ये अपना रेट बढ़ाने के लिए, अपना भाव बढ़ाने के लिए, लेकिन वो राब्ते हो रहे हैं। और दूसरी तरफ मौलाना साहब जो मेरे महबूब कायद से हल्के फुल्के नाराज़ हैं, और जिनके बारे में सुना जा रहा है कि अब उनका वो GDA वाले इत्तेहाद में शामिल होते हैं सिंध में पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट या नहीं। और मौलाना साहब और जरदारी साहब की भी कोई मुलाकातों की अफवाह है, और मौलाना साहब के लोग MQM से भी राब्ते में हैं, तो लिहाजा आगे जाकर बहुत दिलचस्प मंजर बनने वाला है। बट आखिरी बात और हतमी बात, सब कुछ इक़्तिदार के लिए हो रहा है। कराची को कोई फ़ायदा नहीं होगा, सिंध को कोई फ़ायदा नहीं होगा, मुल्क को कोई फ़ायदा नहीं होगा, और कौम को कोई फ़ायदा नहीं होगा। साफ़ी साहब, कल तक ये खबर आई थी कि नून लीग और पीपल्स पार्टी, जिस तरह नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी का राब्ता हुआ और काफ़ी दिन बाद ये डिस्क्लोज किया गया, आज नून लीग और MQM के इंतखाबी इत्तेहाद की खबर आना, क्या ये अनएक्सपेक्टेड था या एक्सपेक्ट किया जा रहा था? ये देखिए मुबश्शिर साहब, कल जो खबर आई थी जरदारी साहब और नवाज शरीफ के राब्तों की, तो कल ही हमने रिपोर्ट कार्ड में अर्ज किया था। गालिबन मज़हर अब्बास साहब की भी ये राय थी और बाकी लोगों को भी, कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के समाजी राब्ते तो होंगे, लेकिन उनका इंतखाबी इत्तेहाद नहीं हो सकता। जो आज हुआ है तो इसमें मुस्लिम लीग नून को भी फायदा होगा, MQM को भी फायदा होगा, और पीपल्स पार्टी को नुकसान होगा, या पीपल्स पार्टी को टफ टाइम मिलेगा। अच्छा, दलील उसकी ये है कि MQM की वजह से कराची और हैदराबाद में मुस्लिम लीग नून को कुछ सीटें या वोटें मिल जाएंगी, और दूसरी तरफ MQM को ये फायदा होगा कि गुज़िश्ता इलेक्शन में वो इस्टेब्लिशमेंट के ज़ेरे अताब रही और उसके हक को डंडे की जोर पे छीन कर PTI को दिलवाया गया। तो अब जब MQM को मुस्लिम लीग नून की छतरी मैसर आएगी तो वो इस्टेब्लिशमेंट के ज़ेरे अताब नहीं होगी, तो MQM को तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा। अदरवाइज वोट बैंक तो MQM का मौजूद है, लेकिन माजी में इस्टेब्लिशमेंट के ज़ेरे अताब रहने की वजह से वो खातिर खा कामयाबी नहीं हासिल कर सकी, तो मुस्लिम लीग नून उसके लिए एक शील्ड बन जाएगी। और भट्टी साहब ने जो बात कही उसमें अगर आप देखें तो मुस्तकबिल का एक नक्शा भी उससे सामने आता है। MQM का मुस्लिम लीग नून की तरफ जाना, क्योंकि MQM अपने फैसलों में आज़ाद नहीं होती और MQM के इक़दामात अमूमन वो कुछ मुस्तकबिल का पता भी देती हैं। तो MQM के मुस्लिम लीग नून के पास जाने से ये नतीजा अखज़ किया जा सकता है कि मुस्तकबिल में और जमातें भी, मसलन पीपल्स पार्टी के सिवा मुझे तो लगता है कि जहांगीर तरीन साहब की जमात, परवेज़ खटक साहब की जमात और JUI वगैरह भी शायद पीपल्स पार्टी की बजाय मुस्लिम लीग नून की तरफ जाने को प्रेफर करेगी और उसके साथ उसके सीट एडजस्टमेंट या इत्तेहाद होगा। तो ये जो सूरत हाल बनेगी कि ज़्यादातर बाकी जमातें मुस्लिम लीग नून की तरफ आएंगी, तो यकीनन इससे बिलावल साहब के वज़ीर आज़म बनने के ख्वाब भी चकनाचूर होंगे।
और सिंध में भी लगता है कि अगर GDA वगैरह भी इस तरफ आते हैं तो शायद पीपल्स पार्टी अपनी साबका हैसियत को दोबारा हासिल ना कर सके इंतखाबात में। एजाज सैयद साहब, आपने तीनों तजियाकारों की राय जानी है, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस मामले पर? किसका फ़ायदा, किसका नुकसान? मुबशर, मेरे ख्याल में जो फ़ायदा नुकसान की बात हो रही है वो तो अपेरेंटली नुकसान उसी का होगा जिसकी हुकूमत गुज़िश्ता 15 साल से है और वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। मेरे पास इस वक्त मुबशर ये 2018 के जो आम इंतखाबात हैं इसका जो पहला नोटिफिकेशन हुआ था, यानी कि ज़िमनी इंतखाबात से हटकर जो पहला नोटिफिकेशन हुआ था नताइज का, ये पहला नोटिफिकेशन है। और अगर अगले इंतखाबात को पिछले इंतखाबात के नताइज की रोशनी में देखने की कोशिश करें तो क्या मंजरनामा बनता है, मैं आपको थोड़े से फिगर्स बताना चाहूँगा। जो इंतखाबात हुए उसमें 2018 के, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सिंध से उसके पास नशिस्तें थी 16 जो पहले नोटिफिकेशन के मुताबिक। बाद में ज़िमनी इंतखाबात हुए, फिर फिगर्स चेंज हुआ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पूरे सिंध में कोई एक नशिस्त भी नहीं थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 36 कौमी असम्बली की नशिस्तें थी। अब आ जाए ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस की तरफ तो GDA की 2 नशिस्तें थी और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की 6 नशिस्तें थी। अब जो 16 नशिस्तें थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, इसके ऊपर तनाज़ा रहा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती रही कि ये हमारी सीटें थी जो इस्टेब्लिशमेंट ने PTI को दे दी, जबकि MQM का ये कहना है कि ये जो नशिस्तें थी दरअसल MQM की थी, लेकिन सेंट्रल पंजाब में चूँकि उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट है वो नून लीग को काबू नहीं कर पाई थी और सेंट्रल पंजाब के रिजल्ट्स ख़राब हो गए थे। इस वजह से एट दी 11th आवर जो RTS बैठा था उसका नुकसान जो है वो सिंध में हुआ मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को। इस हवाले से रिसेंटली मेरी मुस्तफ़ा कमाल जो हैं उनसे बात भी हुई और उनका ये ऑन दी रिकॉर्ड मौक़िफ़ है कि जो RTS उधर बैठा था सेंट्रल पंजाब में नून लीग को कंट्रोल ना कर पाया था, उसका जो नुकसान है वो सिंध में हुआ MQM को। तो असल लड़ाई अगर बुनियादी लड़ाई देखी जाए तो ये इन बुनियादी 16 नशिस्तों के ऊपर है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी साल 2018 के इंतखाबात में। वो कैसे थी, वो RTS बैठा था नहीं बैठा था, एक अलग डिबेट है। अब नजरें हैं मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की इन 16 नशिस्तों के ऊपर कि वो ये चाहते हैं कि 16 जमा 6 हम ये नंबर जो है वो क्रॉस करें, यानी कि 22 से नंबर क्रॉस करें सीटों का, यानी कि MQM की जो नशिस्तें हैं अगले आम इंतखाबात में वो 22 से क्रॉस करें और 16 जो PTI की थी वो उनके पास आएँ। पीपल्स पार्टी ये समझती है कि ये जो 16 बुनियादी नशिस्तें थी ये उनके पास आएँ और मुस्लिम लीग नून के सरबराह जो हैं नवाज शरीफ, उनको ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सामने अगर इत्तेहाद बना लिया जाए सिंध के अंदर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को 1-on-1 मुकाबला करना पड़ जाए तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों का जीतना जो है वो मुश्किल हो जाता है। आपको पता है कि कल अभी सिंध में इन्होंने तैनात किया है बशीर मेमन को, जो साबिक DG FIA हैं, नून लीग वालों ने उन्हें एडवाइज़र तैनात किया है, नून लीग में तैनात किया है। कल नवाज शरीफ साहब से इनकी मुलाकात भी हुई और आज MQM के वफद की मुलाकात हो गई PMLN के साथ। ये जो PMLN के साथ MQM के वफद की मुलाकात हुई है ये आज की तय नहीं है, ये अंडरस्टैंडिंग पहले की थी। जो भट्टी साहब ने कहा कि ऐसा लगता है, ये ऐसा लगता नहीं, ये बिल्कुल दुरुस्त है। जो इसहाक डार हैं उनके साथ MQM के जो रहनुमा हैं उनका बड़ा पुराना लॉयजान है और ये जो हुआ है अभी आज जो आप देख रहे हैं इसका होमवर्क काफ़ी पहले से है और ये जो काफ़ी पहले है ये पिछली दौरे हुकूमत है जो इत्तेहादी जमातों का दौरे हुकूमत था शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में जब वो वज़ीर आज़म थे। तो अब लग ये रहा है कि नून लीग कोशिश ये करेगी कि वो अपना हिस्सा ले, MQM ज़ाहिर है ये कोशिश करेगी अपना हिस्सा ले। नून लीग को ये भी बताया गया है कि पिछले आम इंतखाबात में गो के नून लीग के कोई खास उम्मीदवार सिंध से नहीं खड़े हुए थे लेकिन उसके बावजूद 44,000 वोट लिए गए हैं। और साथ ये भी बताया गया है कि जो पीपल्स पार्टी है उसके जो मजमूई वोट हैं
उनसे तकरीबन 2-3 लाख वोटों का फर्क है जो दूसरे नंबर पर उनकी अपोजिशन है उनका। तो अब मुकाबला जो है वो सख्त है, इसमें कोई शक नहीं है। लगता यही है कि नून लीग की जो हवा चल रही है, जिस तरह एस्टैब्लिशमेंट के साथ इनकी एक बज़ाहिर अंडरस्टैंडिंग हुई है और जिस तरीके से नवाज शरीफ साहब वापस आए हैं, उस हवा का जो असर है वो अब सिंध में भी आना शुरू हो गया। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ जो MQM का इत्तेहाद है उसी सिलसिले की एक कड़ी। देखिए, हमारे तीनों साथियों ने ये कहा कि इसका नुकसान पीपल्स पार्टी को होगा। मैं फिर ये कह रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी को इसका फ़ायदा होगा। अगर आप माजी के उस तनाजुर में इस चीज़ को देखें तो जहाँ भी ये मुश्तरका तौर पे इलेक्शन लड़ा है उसमें, क्योंकि इत्तेहाद का एक सबसे बड़ा डायलेमा ये होता है कि जो वोटर होता है, अगर मैं MQM का वोटर हूँ या PTI का वोटर हूँ या पीपल्स पार्टी का वोटर हूँ, तो मेरा अपनी पार्टी का उम्मीदवार होगा तो मैं निकल के वोट देता हूँ, वरना मैं वोट नहीं देता। सपोर्ट करता हूँ मैं उसको, लेकिन वोट नहीं देता जनरली। सियासी तौर पे पीपल्स पार्टी इसको एक दूसरे रंग में यूज़ करती है, मादी में भी यूज़ किया, आइंदा भी करेंगी उसका। तो पॉलिटिकली लॉस नहीं होता। कॉन्स्टिट्यूंसीज में उनका वोट बिल्कुल डिफरेंट है। पीपल्स पार्टी का वोट बिल्कुल मुख्तलिफ है, MQM का वोट बिल्कुल मुख्तलिफ है, PTI या PMLN और दीगर जमातों का बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये वोट जब मिल जाते हैं तो ये वोट वैसे मिलते हैं, कैंडिडेट एक होगा, लेकिन वो वोट दोनों की पार्टीज का, तीनों पार्टीज का वोट निकल के वोट देता है। वरना ये होता तो पीपल्स पार्टी तो बहुत पहले ही फारिग हो चुकी होती। ऐसा हुआ नहीं है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि पीपल्स पार्टी को इस तरह के इत्तेहाद का सिंध में कोई नुकसान होगा इसमें। और MQM का जो 2018 भी एजाज ने पूरी एक फिगर्स दी, 2018 के बाद की पॉलिटिकल डायनेमिक्स बड़ी बदल गई हैं। 2018 में ये RTS वाला सारा सिलसिला अपनी जगह था, लेकिन 2022 की इस बात की सूरत हाल में वो जो वोट बैंक है वो PTI का वोट बैंक, मैंने फिर कहा कि वो डिपेंड करता है कि PTI को कितना स्पेस मिलता है, लेकिन अगर उन्हें स्पेस मिला तो वो फिर RTS बैठे ना बैठे वो वोट फिर PTI को पड़ेगा, और PTI को पड़ेगा तो उसका नुकसान जो है वो MQM को भी होगा और मुस्लिम लीग नून को भी होगा। तो इसका फायदा भी पीपल्स पार्टी को होगा, क्योंकि पीपल्स पार्टी का वोट जो है ना वो डिफरेंट वोट है। तो ये मेरे ख्याल में अभी क्या डेवलपमेंट्स होती हैं आगे चल के वो हमें देखना है, लेकिन जनरली इत्तेहाद में एक दूसरे को वोट देते नहीं हैं, बस एक अखलाकी सपोर्ट होती है, वो मिलती है। साफ़ी साहब, मज़हर अब्बास साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है, आप कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे इस पर? नहीं, यकीनन सिंध की सियासत के डायनेमिक्स बेहतर जानते हैं हमसे मज़हर साहब, लेकिन मज़हर साहब उसके साथ साथ यकीनन हमारे इंतखाबात में जो अनासर असरअंदाज होते हैं उसको भी बेहतर जानते होंगे, और ये भी जानते होंगे कि पिछले साल भी अगर आप देखें, पिछले इंतखाबात में भी पीपल्स पार्टी को आउट करने का फैसला हुआ था और GDA वाले इस पे नाराज है। तो इन आखिरी वक्त पे भी जरदारी साहब किसी हद तक PTI की कश्ती में सवार हो गए और उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील कर ली, जिसकी वजह से सिंध की हुकूमत उनको दोबारा दिलवाई गई। और इसी तरह MQM का वोट बैंक बहरहाल कराची और हैदराबाद में वो किसी और जमात के मुकाबले में ज्यादा है, लेकिन उसको अगर मार पड़ी तो सिर्फ इस वजह से मार पड़ी कि उनके हिस्से के वोट वो PTI को दिलवाए गए। तो अब ये हर किसी पे वाज़ेह है कि 2018 में जो पोजीशन और हैसियत PTI की थी, अब के बार वो पोजीशन मुस्लिम लीग नून की होगी, और उस बड़ी छतरी का के तले में, उसके साए में जो जमात आएगी तो उस पे एस्टेब्लिशमेंट का कोई गुस्सा नहीं होगा, और उसके हरीफ को तो नुकसान पहुंचाया जा सकता है लेकिन वो नहीं होगा। तो इसी तनाजुर में हम कह रहे हैं कि दोनों जमातों को इसका फायदा होगा। MQM को ये फायदा होगा कि अब के बार एस्टेब्लिशमेंट उसका रास्ता नहीं रोकेगी, और मुस्लिम लीग नून को ये फायदा होगा कि सिंध जैसे सूबे में जहां उसका कोई ज्यादा वजूद नहीं है, लेकिन वहां पे MQM के या फिर अगर मुस्तकबिल में GDA का अलायंस उसके साथ होता है तो उस सूरत में सिंध से भी कुछ ना कुछ सीटें उनको मिल जाएंगी,
और ये MQM का जो फैसला है, MQM बाप पार्टी और ये इस तरह की जमातें ऐसी जमातें हैं जो कि एक इशारा भी देती है उस दौर के सियासी हवाओं का, कि हवाओं का रुख किस तरफ है। तो आज MQM का ये फैसला ये हमें बता रही है, खुद इस फैसले वो हमें ये बता रहा है कि हवाओं का रुख जो है वो मुस्लिम लीग नून की तरफ है। और ये भी हमें बता रहा है कि पीपल्स पार्टी ने जितनी ज़्यादा ताबेदारी की पिछले 5 सालों में, तो अब PTI के साथ आओ भगत की वजह से उसने इस्टेब्लिशमेंट को ब्लैकमेल करने की जो कोशिश की है, तो जरदारी साहब का वो दाव शायद उलट हो गया है और वो उससे इस्टेब्लिशमेंट ब्लैकमेल नहीं हुई जिस तरह के वो ब्लैकमेल करना चाहते थे। और ये भी वाज़ेह होता है कि शायद पीपल्स पार्टी इस इलेक्शन में उतनी लाडली नहीं बन सकेगी जितना कि वो लाडली बनने की कोशिश कर रही थी। ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा वापस आते हैं। प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड देखते रहिए। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे मुस्लिम लीग नून और MQM के इंतखाबी इत्तेहाद पर। एक और अहम बयान सामने आया बिलावल भुट्टो का, उस पर भी अपने तजियाकारों की राय लेंगे कि उन्होंने कहा है कि अगला वज़ीर आज़म लाहौर से नहीं होगा, जिस पर अयाज सादिक का कहना है कि लाहौर से नहीं होगा। ये ख्वाहिश तो हो सकती है, हम नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म देख रहे हैं। तो पैनलिस्ट के सामने सवाल ये है कि क्या बिलावल का बयान कोई इशारा है? साफ़ी साहब। हाँ, उसका तो जाहिर बात है कि ख्वाहिश भी है और कोशिश भी है। और जरदारी साहब ने पिछले 5-6 सालों में आप देखें कि बलूचिस्तान में हुकूमत की तब्दीली से ये सिलसिला शुरू हुआ था और उसके बाद पीपल्स पार्टी ने अपने नज़रियात की कुर्बानी दी हुकूमत की तश्कील के वक्त भी। और अगर पीपल्स पार्टी ताउन ना करती तो 39 असम्बलियों को सनद जवाज़ ना मिलती, लेकिन वो ताउन भी किया। फिर PDM से निकला, इस्टेब्लिशमेंट को खुश करने के लिए जरदारी साहब ने ये काम किया। और उसके बाद भी ये जो शहबाज शरीफ साहब के दौर में कानून साजी हो रही थी, तो उसमें भी पीपल्स पार्टी ने रुकावट डालने की बजाय भरपूर ताउन किया और अपने डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल को काफ़ी नुकसान भी पहुंचाया। तो वो ये ख्वाब देख रहे थे कि जरदारी साहब के बिलावल साहब को वज़ीर आज़म बना देंगे। और सियासत इसलिए की जाती है कि आप वज़ीर आज़म या वज़ीर आला बने, तो ख्वाहिश उनकी बुरी नहीं है और न कोई ख्वाहिश गुनाह है और न ख्वाहिश पे कोई पाबंदी है। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि जिस तरह वो ये कह रहे हैं, उनके इस जुमले का मतलब ये है कि लाहौर से नहीं होगा, तो लाहौर से उनका मतलब यही है कि नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं होंगे। तीसरा, वहाँ से ताल्लुक जिस लीडर का था वो तो जेल में पड़ा हुआ है और जेल में पड़ा रहेगा और उनको लंबी सजाएं भी हो सकती हैं। तो रह गए वो, तो उसका मतलब यही है कि मैं वज़ीर आज़म बनूंगा। लेकिन मुझे नहीं लगता, इससे पहले हमने जो गुफ्तगू की या जो हालात हैं, तो मेरे ख्याल में अगले इलेक्शन में कोई मौजज़ा अगर हो जाए तो बिलावल साहब वज़ीर आज़म बन सकते हैं, वरना उनके वज़ीर आज़म बनने के कोई चांस नहीं है। ठीक है भट्टी साहब, आपको भी यही लगता है? और कल मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब जो कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है, उन्होंने कहा इसी बयान पे कि जो बिलावल ने कहा है कि अगला वज़ीर आज़म लाहौर से नहीं होगा, उन्होंने कहा लाहौर से नहीं होगा, रायवंड से होगा। तो क्या लगता है आपको, बिलावल का ये बयान क्या कोई इशारा है? एक तो जनाब स्पीकर लफ्ज़ अहम इससे हटा दें। अहम बड़ा अहम लफ्ज़ होता है, हमने कुछ लफ्ज़ों की रेड़ मार दी है, रहनुमा, लीडर, बसीरत, हिकमत अमली, अहम, पता नहीं क्या क्या लफ्ज़ कितने अहम होते हैं और हम इनकी रेड़ मार देते हैं। इन लोगों उसका कोई मुतबादिल लफ्ज़ दे देते। इस बयान कर लें, बयान भी काफ़ी है हमारे लिए। तो अपने बादशाहों के बयान जो हैं वो सारे ही बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन सिर्फ बयान भी कर देते तो मुझ पे रोब फिर भी जम जाना था। दूसरा, जनाब स्पीकर, वो मलका तरन्नम नूर जहाँ साहिबा, अल्लाह उनकी मगफरत करे, उनका गाना है ना, दूरू दूरू अखियाँ मारे मुंडा पटवारी दा, दूरू दूरू करे इशारे मुंडा पटवारी दा। बात यह है जनाब स्पीकर के बिलावल भुट्टो का बयान कोई इशारा नहीं है, बल्कि फ्रस्ट्रेशन है, गम है, गुस्सा है। फ्रस्ट्रेशन इसलिए है कोई हाथ नहीं पकड़ा रहा, ना वालिद मोहतरम को ना बिलावल भुट्टो को। गम इसलिए है कि एक वक्त था जब वो इक़्तिदार में थे और पूरी मुल्क घूम कर अपना CV पेश कर रहे थे और अपना बता रहे थे कि आई एम बिलावल भुट्टो, साना बेनज़ीर भुट्टो, आई एम ए फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। देखे मैंने सारी अंग्रेज़ी दुरुस्त बिलावल साहब बोली है।
अच्छा, गम इसलिए कि एक वक्त था कि वो जोड़ तोड़ और जमा तफरीक के करके उनके वालिद साहब और वो बिलावल को वजारत उज़्मा के एक मजबूत उम्मीदवार बना चुके थे। गुस्सा इसलिए है कि जनाब स्पीकर बाप का झुकाव भी बाप पार्टी का भी इधर है मुस्लिम लीग की तरफ। नवाज शरीफ साहब की वापसी जो हुई है वो देखकर बिलावल भी हैरान रह गए कि ये तो वज़ीर आज़म की वापसी है। जैसे वज़ीर आज़म एक कामयाब दौरे के बाद वतन वापस आता है। आपको याद होगा इमरान खान साहब जब ट्रंप से मुलाकात करके उतरे थे तो उनका भी उतना इस्तकबाल नहीं हुआ था जितना नवाज शरीफ साहब का हुआ है। तो बाप पार्टी भी मुस्लिम लीग नून की तरफ, MQM भी मुस्लिम लीग नून की तरफ, GDA भी बन रही है, मौलाना साहब 50-50 हैं। तो गुस्सा इसलिए है कि सब ने आंखें माथे पे रख ली हैं। जनाब स्पीकर, बिलाशुबा अभी बहुत कुछ होना बाकी है। आखिरी चंद जुमले, अभी बहुत कुछ होगा, अभी बहुत सारे इफ्स एंड बट्स बाकी हैं। अभी इलेक्शन से पहले के इत्तेहाद मुकम्मल नहीं हुए, अभी इलेक्शन वाला दिन भी बाकी है, अभी इलेक्शन नतायज और इलेक्शन के बाद के इत्तेहाद भी बाकी हैं। लेकिन अगर बिलावल भुट्टो साहब जाती उमरा को लाहौर में समझते हैं, लाहौर में गिनते हैं, तो उनको मैं बता देना चाहता हूं कि इस वक्त इस घड़ी तक वजीर आजम लाहौर से ही होगा। एजाज सैयद साहब, देखिए मुबशर, बिलावल को ये बयान देना नहीं चाहिए था। पहली बात तो ये है, या तो बिलावल बता दें कि उनका कोई इस्टेब्लिशमेंट से तल्लक है, उन्हें इस्टेब्लिशमेंट ने कोई इशारा दिया है जिसका वो आगे आके बयान दे रहे हैं, या वो नजूमी हैं, और या फिर उन्हें मुस्तकबिल का हाल बिल्कुल वाज़े पता है। मेरा ये ख्याल है कि ये हमारे जो सियासी रहनुमा हैं इनको एक दूसरे का एहतराम जो है ये इस पोलराइजेशन के माहौल में वो भूल गया कि एक दूसरे का ये एहतराम करें और अपनी जो सियासी जो लड़ाई है उसको सियासी बाउंड्रीज के अंदर रखें। कौन प्राइम मिनिस्टर होगा या नहीं होगा ये तो इलेक्शन नताइज बताएंगे, और इलेक्शन नताइज से पहले का जो माहौल है वो हमें नज़र आ रहा है कि किस तरीके से एक पार्टी मुस्लिम लीग नून के लिए रास्ता, नवाज शरीफ साहब के लिए रास्ता साफ किया गया है, वो पाकिस्तान में आए हैं। और बिलावल साहब जब ये कहते हैं कि वो लाहौर से अगला वज़ीर आज़म नहीं होगा, तो फिर कौन वज़ीर आज़म बना रहा है और कहाँ से होगा, और इनको कैसे पता है, बिलावल साहब को कैसे पता है कि अगला वज़ीर आज़म कहाँ से होगा? तो मेरे ख्याल में बिलावल साहब को इस बात का पता है और सारे पूरे पाकिस्तान को इस बात का पता है कि इस वक्त जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूरत हाल है वो कोई इतनी आइडियल नहीं है। बिलावल भुट्टो साहब के वज़ीर आज़म बनने के फिलहाल फौरी तौर पर दूर दूर तक कोई चांस नजर नहीं आ रहे। अब बिलावल साहब अपनी अहमियत किस तरह बना रहे हैं, वो इस तरह के सुल्तान राई वाले बयानात दे के बना रहे हैं। ठीक है, मैं बिलावल से इस तरह के गैर जिम्मेदाराना और बच्चेगाना बयानात की तोक्को नहीं करता। ठीक है, आपकी राय आ गई है। मज़हर अब्बास साहब, आपको भी यही लगता है? आपकी क्या राय है जो बिलावल ने बयान दिया? देखिए, बिलावल के इस बयान का फायदा जो है ना सिंध में होगा, और मैंने जो पिछला हमारा सवाल था उसी के तनाजुर में ये बात की थी कि ये जो यहाँ की पॉलिटिकल डायनामिक्स हैं वो बड़ी मुख्तलिफ हैं। इस बयान को माजी में भी इस तरह के बयानात हमने देखे हैं। ये बयान उन्होंने एक ख़ास तनाजुर में दिया है, और ये याद रखें कि ये बयान देना चाहिए बिलावल जैसे लीडर को? नहीं, बिल्कुल नहीं देना चाहिए। मैं वही बता रहा हूँ। देखिए, पीपल्स पार्टी वाहिद सियासी जमात है जो लाहौर की पैदावार है, और पीपल्स पार्टी वैसे तो मुस्लिम लीग नून और PTI भी का भी इनॉग्रेशन जो है वो लाहौर से ही हुआ है, लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो पॉलिटिकल बेस थी वो लाहौर थी। वो लाड़काना के थे, लेकिन उनकी पूरी पॉलिटिकल बेस जो रही है वो यहाँ की रही है, पंजाब की रही है। उन्होंने ये याद रखें कि ये जो इलेक्शन है ये पुरानी जनरेशन का आखिरी इलेक्शन है। ये इलेक्शन जो है, अगर आप देखें कि इस वक्त जो मेन स्ट्रीम आप बड़े लीडर्स देखें वो सब के सब 70+ हैं, और उन 70+ का ये आखिरी सियासी तौर पे एक आखिरी इलेक्शन है। वैसे तो इस मुल्क में क्योंकि 8 साल बाद भी इलेक्शन हो जाता है वो, लेकिन अगर हम 5 साल के तनाजुर में देखें तो इसलिए ये जो बिलावल भुट्टो के पास तो बड़ा वक्त है अभी पड़ा हुआ, वो इस तरह के बयानात दे के सियासी तौर पे जहां पीपल्स पार्टी बहुत ही कमज़ोर है, तकरीबन वाइप आउट हो गई है, वहां इस बयान को वेलकम नहीं किया जाएगा उस चीज़ को। तो वो सीधा सीधा कहते
बजाय इसके कि आप कहें कि लाहौर का नहीं होगा, रायवेंड का नहीं होगा, आप कह दें कि मुस्लिम लीग नून का नहीं होगा, आप कह दें कि शरीफों में से कोई नहीं होगा वजीर आजम, तो वो एक सियासी बात नजर आती है। लेकिन जब वो लाहौर के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं तो उसके अंदर एक एथनिक कलर नजर आता है, और उस एथनिक कलर को पीपल्स पार्टी को जो है सिंध में तो शायद फायदा हो, लेकिन पंजाब में उनको उसका सियासी तौर पर मजहर साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया है। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद एक और सवाल अपने तज़कियाकारों के सामने रखेंगे। साथ रहिए। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में खुशामदीद। नामालूम दहशतगर्दों ने ऑयल एंड गैस कंपनी के कैंप पर हमला करके ड्यूटी पर मामूर 2 पुलिस एहलकार को शहीद कर दिया, जबकि 3 को जख्मी कर दिया। इससे पहले निगरां वज़ीर इत्तलाआत बलूचिस्तान ने कहा था कि दहशतगर्दी के 3 बड़े वाक़यात में साबित हुआ कि 2 हमसाया ममालिक हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं। 31 अक्टूबर को जोब में होने वाली दहशतगर्दी के वाक़े में 6 अफगान बाशिंदे मुलविस पाए गए। सवाल कुछ ये है कि निगरां हुकूमत का हालिया दहशतगर्दी में हमसाया ममालिक के मुलविस होने का बयान, पाकिस्तान का जवाब क्या होना चाहिए? भट्टी साहब। देखिए जनाब स्पीकर, बड़ा दुख और बड़ा अफसोस हुआ जो बलूचिस्तान में हुए 14 जवान जो शहीद हुए। फिर अभी वादी तीरा में वो जो उधर कर्नल समेत 4 लोग शहीद हुए। फिर मियाँ वाली एयर बेस पे जो अटैक हुआ, फिर ये अगली दहशतगर्दी। तो ये दहशतगर्दी की एक जो नई लहर है, इसके पीछे कई अवामल है और ये अवामल हम सब जानते हैं क्या हैं। और इनमें ताज़ा तरीन जो शामिल हुआ है वो है कि जो हम गैर कानूनी तौर पर मुकीम तारकीन वतन को वापस भिजवा रहे हैं, उसका रद्द-ए-अमल भी हो सकता है। तो मुश्किल वक्त है दोबारा, और पहले भी हम ये एक इस 80,000 शहादतें दे चुके हैं, खरबों का नुकसान करवा चुके हैं। तो ये अल्लाह करे ये जो ऑपरेशन जारी है ये कामयाब हो, इसमें किसी किस्म की कोई रुकावट ना हो, किसी किस्म का कोई दबाव ना हो, और सरहदें महफूज करें, इर्द गिर्द नज़र रखें और मजबूती के साथ और सख्ती के साथ पॉलिसी इख्तियार करें, कोई प्रेशर ना लें। ठीक है साफी साहब, पाकिस्तान का जवाब क्या होना चाहिए? देखिए, पाकिस्तान को हर हवाले से अलर्ट रहना चाहिए। पाकिस्तान को अपनी सिक्योरिटी के मामलात को जो उसके हुकाम हैं उनको अवलियत देनी चाहिए। जो सिक्योरिटी से रिलेटेड चीज़ें हैं उन पे कौमी कंसेंसस होनी चाहिए, उनको सियासत से बालातर कर देना चाहिए। क्योंकि इस वक्त एक तो ये है कि हमने गुज़िश्ता 40 सालों में इस रियासत में जो कुछ बोया है वो दुनिया की कोई बेवकूफ़ से बेवकूफ़ तरीन रियासत भी नहीं बो सकती अपने लिए जो कांटे हमने बोए हैं। और अब उन कांटों को बड़े बड़े दरख्त बन चुके हैं, उनको काटने का वक्त है। तो एक तो उस तनाजुर में ये कौमी कंसेंसस ज़रूरी है। दूसरा ये मसला बन गया है कि इस वक्त चीन के दुश्मन भी पाकिस्तान के दुश्मन बन गए हैं, क्योंकि BRI का जो प्रोजेक्ट है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का, वो एक रीजनल नहीं बल्कि आलमी प्रोजेक्ट है। और फिर उसका हमारी खुशकिस्मती भी है लेकिन साथ बदकिस्मती भी कि फ्लैगशिप प्रोजेक्ट जो है CPEC वो पाकिस्तान के हिस्से में आया है। तो जो कर्टेल चाइना का जो वेस्ट की पॉलिसी है जी, उसका मरकज भी या फ्रंट लाइन स्टेट पाकिस्तान बन गया है, और उस मामले में वेस्ट का फ्रंट लाइन इत्तेहादी इंडिया बन गया है। तो इस तनाजुर में अगर देख लें आप तो पाकिस्तान इस वक्त एक बहुत नाजुक दौर से गुजर रहा है, और इसको एक मसलों में से एक मसला समझने की बजाय उम्मुल मसाइल समझकर पाकिस्तान के सिविल और मिलिट्री लीडरशिप को फोकियत देनी चाहिए इस मसले को। मजहर अब्बास साहब, आपकी क्या राय है? देखिए, बिल्कुल एक गैर मामूली इस वक्त सूरत हाल है। आपको सिर्फ जो टेररिज्म हमें नज़र आ रहा है, जिस तरह के वाक़यात हुए हैं, वही नहीं, एक इकनॉमिक टेररिज्म भी है। इंटरनेशनली आप पे दबाव बढ़ रहा है। आपको पता है कि इंडिया और इजराइल के ताल्लुकात में बहुत बेहतरी आई है, ये भी आपके लिए एक बहुत ख़तरनाक सूरत हाल है। आपको इंटरनली जो है, इंटरनल सिक्योरिटी के जो मामलात हैं वो बहुत ही संजीदा हैं, इसलिए कि यहाँ आज भी वो स्लीपर सेल्स मौजूद हैं जो मुख्तलिफ टेररिस्ट ग्रुपों के मौजूद हैं, और उन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का आपस में भी एक नेक्सस है। आपको बलूचिस्तान में एक डिफरेंट सिचुएशन का सामना है, KP में एक डिफरेंट सिचुएशन का सामना है,
कराची में एक बिल्कुल मुख्तलिफ डायनेमिक्स हैं। आप पाराचनार से लेके पंजाब तक आ जाएं, यहाँ टेररिज्म का एक बिल्कुल मुख्तलिफ हुआ है। तो ये कोई बहुत ही, हम जिस तरीके से चीज़ों को एड्रेस करते हैं गवर्नमेंट के लेवल पे, इवन नेशनल एक्शन प्लान भी अगर आप देख लें तो उसको भी बहुत ही अच्छे अंदाज में, बहुत ही ठोस अंदाज में हमने नहीं तश्कील दिया। तो इंतहा पसंदी के से लेकर दहशत गर्दी तक ये जो सारी चीज़ें हैं, ये पाकिस्तान, जिस तरह साफ़ी साहब कह रहे थे, ये पाकिस्तान का नंबर 1 मसला है, क्योंकि ये लिंक्ड है। एक बड़ा वाकया आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी को होल्ड कर देता है, एक बड़ा वाकया आपके मुल्क की इंटरनल नेशनल सिक्योरिटी को बिल्कुल जो है रोक देता है। आप सीपैक उठा लें, आप और प्रोजेक्ट्स उठा लें, टेररिज्म बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट रुक जाएगी। तो ये जो चीज़ें हैं, मेरा ख्याल है हम शायद उस संजीदगी से चीज़ों को नहीं ले रहे जितना संजीदा ये मसला है। सही। एजाज, आपको क्या लगता है, निगरान हुकूमत का हालिया दहशतगर्दी में हमसाय ममालिक के मुलविस होने का बयान, पाकिस्तान का जवाब क्या होना चाहिए? अब मेरे ख्याल में जी, निगरान हुकूमत अवाम की नुमाइंदा हुकूमत नहीं है, ना ये मुंतखब हुकूमत है। निगरान हुकूमत को जो पहले से पॉलिसी आउटलाइन बनी हुई है उसके तहत दहशत गर्दी की रोकथाम के लिए एग्जेक्टिव फैसले तो ज़रूर करने चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल में निगरान हुकूमत को ऐसे बयानात देने से गुरेज़ करना चाहिए जो अगली जो आइंदा आने वाली हुकूमत होगी, जो कि बहरहाल मैंडेट लेके आएगी, लोगों के वोट लेकर आएगी, उसके लिए फ़ैसला साजी में मसाइल पैदा ना करे। मेरे ख्याल में ये फॉरेन पॉलिसी रिलेटेड बड़ा अहम फैसला है कि किस मुल्क के बारे में क्या रवैया अख्तियार करना है और क्या पॉलिसी अख्तियार करनी है। इसका जो असल फैसला है वो मुंतखब हुकूमतें ही करेंगी और उन्हें ही करना चाहिए। पॉलिसी जो ऑलरेडी आउटलाइन बनी हुई है उसके तहत दहशतगर्दी को ज़रूर रोकना चाहिए, लेकिन मेरा ख्याल है फॉरेन पॉलिसी जैसे हसास मामलात के ऊपर हमारे वज़रा को और हमारी निगरान हुकूमतों को गुरेज करना चाहिए बयान देने के हवाले से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका एजाज सैयद साहब, सलीम साफ़ी साहब, इरशाद भट्टी साहब, मज़हर अब्बास साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।